हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू ऑफ जून 22 2022. Now friends, I will recommend you again, as I have always recommended you, that whenever you are doing DNA and if you are live, so please sit with copy and pen so that you can stop the video in between and you can note down the important point which I will be discussing over here. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इस न्यूज़ को आपको बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है। जब फाइनली जब हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे तब हमें देखना है। बस अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि पार्लियामेंट में एनडीए है, दैट इज़ इट इज़ द अलायंस लेड बाय बीजेपी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। ठीक है, उसके बाद एनडीए का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो हैं उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू। ओके, सो शी हैज़ ऑल्सो रिमेन द गवर्नर ऑफ झारखंड एंड शी वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड टू कंप्लीट फुल 5-year टर्म। द्रौपदी मुर्मू ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके, शी इज़ फ्रॉम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। Now the next is who is the candidate of the opposition for so it is former finance minister Yashwant Sinha. He is a former IAS officer from Bihar Jharkhand cadre. Okay, so Yashwant Sinha. Now कुछ फैक्चुअल न्यूज़ कर लीजिए। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब है, तो वो जुलाई 18 को है। Okay, so this date is very important, so we will see that who is getting elected over here. Now this is the 16th presidential election which is going to take place since India's constitution has been adopted. Now the next is ये जो न्यूज़ है इसमें एक जो फंडा आ रहा है वो है एंटी डिफेक्शन का। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनर सीरीज़ पे आज डिटेल में कि भाई ये एंटी डिफेक्शन होता क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, okay, and why it was introduced. The next is mob disrupts yoga day in Maldives. So June 21 it is celebrated as International Yoga Day. Okay, इसको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, जून 21 को। फाइन, अब यहाँ पे ये मालदीव्स का किस्सा चल रहा है कि यहाँ पे जो इंडियन हाई कमीशन ने और मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था मालदीव्स के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में, दैट वाज डिसरप्टेड। नाउ यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इज हु इज़ द मालदीवियन प्रेसिडेंट, सो इट इज़ प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। ओके, नाउ मालदीव्स के बारे में ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है। एक कैंपेन चल रहा है वहाँ पे विच इज़ कॉल्ड एज इंडिया आउट कैंपेन। ये जो कैंपेन है दैट इट इज़ लेड बाय मालदीव्स अपोजिशन पार्टी विच इज़ लेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट, द नेम इज़ अब्दुल्ला यामीन। ओके, सो इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन क्या है, ये जो अब्दुल्ला यामीन चला रहे हैं, इट मीन्स दैट इंडिया जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस डील हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, सो दे वांट दैट इंडिया शुड बी आउट ऑफ दैट। नाउ मालदीव्स it lies in the Indian Ocean region and it is also the member of SAARC, that is South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC का जो सेक्रेटेरिएट है वो है काठमांडू में, काठमांडू इन नेपाल। द नेक्स्ट इज़ 5G। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि अब 5G का टाइमलाइन आ चुका है। ओके, ऑप्शन का भी टाइमलाइन आ चुका है एंड बाय व्हाट टाइम इट विल बी रोल्ड आउट, उसका भी एक टाइमलाइन आ चुका है। फाइन, सो 5G और 4G को अगर हम कंपेयर करें, अगर 5G और 4G में अगर स्पीड का डिफरेंस देखें तो 4G का स्पीड अगर 1 Gbps है
तो 5G का स्पीड इज अबाउट 20 गीगाबाइट पर सेकेंड. Okay, now over here, what is the objective of the government for launching the 5G? So it is to boost digital connectivity, okay, and also for use of AI, IoT, Internet of Things, all in industries, for improving the productivity. That use of artificial intelligence and Internet of Things in industry, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 या इंडस्ट्री 4.0. द नेक्स्ट इज दैट इंडिया में टेस्ट बेड डेवलप हुआ है. ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. अ टेस्ट बेड हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया. टेस्ट बेड मतलब कि कोई भी स्टार्टअप है जो 5G सर्विसेज रोल आउट करना चाहती है, या कोई भी इंडस्ट्री है जो 5G सर्विसेज को रोल आउट करना चाहती है, एंड इफ दे वांट टू टेस्ट द इक्विपमेंट, so this test bed will help them. So this test bed, it has been developed by 8 institutes in India, which was led by IIT Madras. Okay, now यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है वो देखते हैं. So 5G adoption, it is going to help us, okay, it is going to help us in Internet of Things, smart agriculture, smart homes, then the reliability, smart grids, autonomous vehicles. उसके बाद this is also going to help in adoption of artificial intelligence in industry 4.0. Now the next is hub airport. Okay, so what is hub airport? So hub airport, you can understand it like a concept, like a interconnecting airport. For example, मतलब hub airport में क्या होता है कि समझो कि ये concept बहुत चलता है बाहर. There will be interconnecting flight. Now just look at the position of India. So here you have East Asia, then you have Southeast Asia, okay, then here you have Australia, and then here you have Middle East, okay, then Europe, लाइकवाइज. अब अगर आप इंडिया का लोकेशन देखोगे तो इंडिया थोड़ा सेंटर में आता है इफ़ यू कंपेयर मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो हियर द ऑथर इज सजेस्टिंग दैट इंडिया कैन बिकम अ हब एयरपोर्ट. नाउ व्हाट इज हब एयरपोर्ट? हब एयरपोर्ट, इट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट्स टू बी डिफरेंट डेस्टिनेशंस. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर यूरोप से किसी को ऑस्ट्रेलिया आना है, ठीक है, so this hub airport will allow the flight to reach India. Okay, got it. Then there will be hub airport. हब एयरपोर्ट पे फिर क्या होगा कि ये फ्लाइट यहीं रुक जाएगी, फिर एक दूसरी फ्लाइट होगी जो पैसेंजर्स को ऑस्ट्रेलिया या साउथ ईस्ट एशिया या जहाँ पे भी उनको जाना है, ईस्ट एशिया, उनको कनेक्ट करेगी. नाउ दिस फ्लाइट दे कैन कम फ्रॉम यूरोप, मिडल ईस्ट, दे कैन कम फ्रॉम अफ्रीका, ओके, एंड दे कैन एंड द पैसेंजर्स कैन चेंज द फ्लाइट. नाउ सो अगर आप हब एयरपोर्ट को अब यहाँ पे देखो तो हब एयरपोर्ट, इट विल बिकम a center, a nucleus for many airport or for many airlines. Okay, the second thing is that it will give flexibility to consumers also. For example, if somebody wants to fly from Europe to East Asia, okay, so they can easily come to India, okay, and from there it will give them flexibility to travel to East Asia or Southeast Asia or to Australia, wherever they want to travel. So this is the concept of hub airport. Okay, at the same time, if we will just see that it is also going to increase the economic activity in India. तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो अगर हम एक जॉब अगर ट्रांसपोर्ट में, एविएशन सेक्टर में अगर क्रिएट करते हैं, इफ यू, ओके, दैट क्रिएट्स 6 जॉब्स इन अदर सेक्टर. ठीक है. So now what will happen if we just develop this hub airports in India? Okay, so many people, they will be coming to India also, fine. So this is directly going to help the job at airport, also the job in MRO. MRO का full form क्या होता है? Maintenance, repair and overhaul, okay, and fixed based operation. तो यहाँ पे भी job create होगा और साथ साथ में the job will be created in allied sectors like hospitality and tourism. Okay.
Now the next is artificial intelligence. Okay, artificial intelligence. Now see, whenever we use technology, there are always two scenarios. Either it will generate more equality, or it also has a tendency to generate too much inequality. Fine. Now various nations, they are trying to use or to leverage artificial intelligence to solve the problem, to lessen the inequality in the society. Okay, so there is need for ethics in artificial intelligence. Now if you will just see the case that why we need ethics इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, ठीक है ना, दे कंस्टिट्यूट वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पर गूगल ब्रेन एक एआई टूल है, इट हैज़ जस्ट 3% ऑफ इमेजेस यूज्ड इन इमेज नेट, ओके, विच इज़ फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, ठीक है. सो हियर दैट इज़ द प्रॉब्लम इन फेशियल रिकग्निशन. अगर मान लीजिए कि इंडियंस या चाइनीज़ आते हैं उसके सामने, सो दे कैन फेल टू रिकग्नाइज. सेकेंड इज दैट इट ऑल्सो हैज़ प्रॉब्लम इन रिकग्नाइजिंग द वुमेन एंड डार्कर स्किन्ड पीपल. ओके, अगर हम 3 प्रोग्राम्स का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अगर एरर रेट हम देखेंगे तो देयर वॉज 1% एरर फॉर लाइट स्किन मैन, 19% फॉर डार्क स्किन मैन एंड अप टू 35% फॉर डार्क स्किन्ड वुमेन. ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है विच इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इफ सच इज ह्यूज इज द एरर इन रिकग्नाइजिंग द फेसेस, सो इट कैन लीड टू रॉन्गफुल अरेस्ट, ठीक, एंड मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस. तो इसी को हमें कम करना है. तो इंडिया ने खास करके नीति आयोग, इट हैज़ रिलीज्ड द नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in 2018, and it recognizes the complex social challenges faced by Indian citizens, and it wants that artificial intelligence should solve these complex social challenges which are faced by Indian citizens in agriculture, health and education. Okay, but if you will just see कि वर्ल्ड पे क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है. सो वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को ने ये इनिशिएटिव लिया है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? The full form of UNESCO is United Nations Economic, Social and Cultural United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. तो यहाँ पर अगर हम यूनेस्को का देखेंगे तो यूनेस्को का एक रिकमेंडेशन है ऑन एथिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस, ठीक है. तो इट requires that the member countries of UNESCO, they should implement this recommendation and they need to implement the ethical artificial intelligence system, and they should be ethical in research, design and development and deployment of tools related to artificial intelligence. The second important point is that this recommendation also focuses on management of data, privacy and access to information. The next is that it wants the recommendation that the artificial intelligence system should not be used for social scoring or mass surveillance purpose, ठीक है. So these are some of the highlights of this recommendation. यहाँ पे फिनलैंड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. If you will just see Finland, so Finland has come up with its 2007 artificial intelligence strategy. It has demonstrated that how government can effectively promote ethical artificial intelligence, okay, and which can promote more equity while using technology. The next is तलाक ए हसन. तो देखिए 3 टाइप के तलाक का यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन हुआ है. ओके, वन इज तलाक ए हसन. Okay, the first one. Then the next is तलाक ए ahsan. तलाक ए ahsan. और एक जो बैन हो चुका है दैट इज इंस्टेंट ट्रिपल तलाक. इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, ठीक है. तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो इंडिया में बैन हो गया है, बट देयर आर 2, तलाक ए हसन एंड तलाक ए ahsan, विच इज स्टिल लीगल इन मैनी कंट्रीज ऑल्सो. अगर हम ट्रिपल तलाक देखेंगे तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बट इन मैनी कंट्रीज, इन मैनी इस्लामिक कंट्रीज ऑल्सो इट हैज़ बीन बैन. नाउ तलाक ए हसन में क्या होता है?
तलाक हसन में इफ़ यू विल जस्ट सी दैट यहाँ पे 3 बार तलाक देना होता है, ठीक है, और कुछ कुछ गैप्स पे तलाक देना होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो गैप होता है वो 1 महीने का होता है या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय अगर तलाक दिया गया है तो उसको माना नहीं जाएगा, या प्रेगनेंसी के समय, ओके। तलाक एहसन में क्या होता है, यहाँ पे एक ही बार प्रोनाउंस किया जाता है तलाक, और 3 महीने का कूलिंग पीरियड होता है। अगर इस 3 महीने में उस तलाक को अगर रिवोक नहीं किया गया या कैंसिल नहीं किया गया तो फिर वो तलाक जो है वो वैलिड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, तलाक हसन में जो केस हम लोग कर रहे हैं, तलाक हसन में 1 महीने पहला तलाक, फिर 1 महीने तक रुका जाता है, फिर दूसरा तलाक, फिर 1 महीने तक रुका जाता है। अगर उस बीच में अगर इंटीमेसी हो गई या तलाक को फिर से वापस ले लिया गया तो ठीक है, तो नहीं माना जाएगा। बट अगर तीसरा तलाक हो गया तो तीसरा तलाक दैट बिकम्स इररिवोकेबल, मतलब अब उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता, दैट इज़ तलाक हसन। अब यहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इट इज़ फाइल्ड बाय गाजियाबाद बेस्ड वुमन बेनज़ीर हिना एंड शी इज़ सेइंग दैट आई वाज ग्रांटेड तलाक हसन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। तो तलाक हसन का एक रिक्वायरमेंट है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय या प्रेगनेंसी के समय जो तलाक दिया जाता है उसको नहीं मानते, वो जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसको मानते हैं। द नेक्स्ट इज खुला क्या होता है, खुला ये होता है कि वुमेन दे ऑल्सो हैव द राइट टू एंड द अनसक्सेसफुल मैरिज। यहाँ पे वुमेन को कुछ मैन को देना पड़ता है एंड देन द मैरिज कैन बी एन्यूल्ड। तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने इस डाइवोर्स को वैलिड माना था, बट इफ़ यू विल जस्ट सी दैट द कोर्ट हैड ओवररूल्ड अ 49-year-old verdict in KC Moin versus Nafisa and other that barred Muslim women from dissolving their marriage through non-judicial modes। तो इसमें केरला हाई कोर्ट ने खुला को वैलिड डाइवोर्स माना था। द नेक्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, नाउ व्हाट इज एंटी डिफेक्शन, तो पहले ये समझते हैं व्हाट इज डिफेक्शन। ओके, नाउ डिफेक्शन को समझने के लिए सपोज देयर इज अ एक्स पर्सन एक्स एंड ही इज इलेक्टेड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, थ्रू पार्टी वाई, ठीक है। एक्स इज द मेंबर ऑफ पार्टी वाई and while being the member of party Y he becomes the member of parliament. Now when X is in parliament, if he leaves the party Y, okay, and joins other party or remains independent, or if X does not follow the direction of party Y by voting on any bill, okay, then X जो है उसको माना जाएगा कि X has defected, okay। Now consider it that why we require anti-defection law. Now suppose there is a party Y, okay, which has more than 2/3 majority in parliament, okay, and it has formed the government and is ruling the country, okay, it is governing the country. Now what happens that about 50% of a member of parliament belonging to Y party they defect. Now what will happen, the party Y it will come in minority, okay, and then it will lead to political instability in the country. The second thing is that there will be phenomena of horse trading. There will be phenomena of horse trading. Horse trading क्या होता है, MPs को जो पार्टी बदलते हैं यहाँ से लेके वहाँ, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्म भी बहुत फेमस हुआ था ऐसे MPs और ऐसे MLAs को लेके जो अपनी पार्टीज बदलते रहते थे, उनका नाम बोला जाता था आया राम गया राम। नाउ ये आया राम गया राम फिनोमिना को रोकने के लिए क्या हुआ कि राजीव गांधी के टेन्योर में एंटी डिफेक्शन लॉ आया। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ ने क्या बोल दिया, एंटी डिफेक्शन लॉ ने बोला कि दिस पर्सन एक्स इफ इलेक्टेड फ्रॉम द टिकट ऑफ वाई दे कैन नॉट डिफेक्ट, इफ दे डिफेक्ट then they cease to be the member of parliament। अगर कोई डिफेक्ट करता है तो करे, but then that member will not be the part of parliament or state legislative assembly।
if that member is minister, that member cease to be the minister also. Okay, that is called as एंटी डिफेक्शन. नाउ एंटी डिफेक्शन में कुछ एक्सेप्शन है, वो है पहले तो दो एक्सेप्शन थे, एक था मर्जर और एक था स्प्लिट, बट बाद में इसमें अमेंडमेंट करके स्प्लिट इज नाउ नॉट एन ऑप्शन, ओनली मर्जर इज एक्सेप्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. मर्जर का मतलब if 2/3 of the members of the any party decide to join any other political party or to form their own party, 2/3, okay, then that will be called as merger. इसको हम split नहीं मानेंगे, ठीक है. So that is an exception in anti-defection law. The second exception is about speaker. If speaker decides to give up the membership of the party till that person is speaker, then that is an exception under anti-defection. Okay, मतलब that speaker will not be barred from becoming from remaining the member of parliament. So this is all about anti defection. Okay, अब यहाँ पे एंटी डिफेक्शन में क्या हो गया है कि एंटी डिफेक्शन के में ये इसके लिए लाया गया था तो ताकि देश में या कंट्री के गवर्नेंस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. पर अब आप चीज़ एक देखेंगे कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से. नाउ सपोज देयर इज अगेन दिस मेंबर एक्स एंड ही इज द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वाई. नाउ एक्स वांट्स टू रिमेन द member of political party Y, but Y has introduced some bill with which X does not agree. Okay, and X has different stand on this. So what happens over here? Now X, since because of this law X has to vote for this bill, X cannot vent his grievance on this bill. Okay, इसका मतलब X क्या हो गया, X अपने पार्टी लाइन को फॉलो कर रहा है, बट इस X को इलेक्ट किसने किया है, पीपल ने. ठीक है. सो विल ही बी एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड रिप्रेजेंट हिज पीपल ट्रूली? दैट इज अ ट्रू क्वेश्चन विच हैज बीन इम्पोज्ड इन दिस आर्टिकल कि व्हेन द पार्टी line is to be followed, so are the people's wish or people's demand, are they being discussed? Okay, or people's aspirations are put on the priority? That is the question raised by this article, that is anti defection law. एक प्रॉब्लम एंटी डिफेक्शन लॉ में और है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, वो है who has the final say on anti defection law? Okay, so it is speaker in Lok Sabha or chairman in the Rajya Sabha who has the final say on the anti-defection law. So if any member has defected, so who has the power to remove that member from being the member of parliament? So it is the power of the speaker. Second problem with the anti-defection law क्या है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें. स्पीकर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक स्पीकर इस एंटी डिफेक्शन लॉ पे डिसीजन लेगा. ओके, तो कभी कभी स्पीकर के डिले हो जाने की वजह से even if the member has defected, that member continues to remain the member of the parliament or legislative assembly. Okay, so that is one of the problem. Third problem क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो वैलिड है हर एक बिल पे. जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है ना. इनके अलावा अगर कोई ऑर्डिनरी बिल भी डिस्कस हो रहा है उसमें भी एंटी डिफेक्शन लॉ वैलिड है. Okay, so what will happen? Suppose that if X has to take some different stand from his or her party line, that X cannot do that. The next is just a one-liner. June 20 is celebrated as World Music Day. The next is Assam reels under flood, 6 more die. तो आप देखेंगे कि इंडियन मानसून का ये एक नेचर है कि कहीं पे फ्लड है और कहीं पे ड्राउट है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि असम जो है वो हिमालय के पास है, इट इज़ ओरोग्राफिक रेन. ओरोग्राफिक रेन किसे कहते हैं? ओरोग्राफिक रेन, सो सपोज दैट इज़ अ माउंटेन, so wind it ascends, when it ascends then it starts giving rain on one side. Okay, and when this wind descends on the other side, the wind becomes dry क्योंकि wind के पास जो भी moisture था वो इसी side पे rainfall हो गया. अब उस side पे the wind becomes dry, so this region remains under rainfall
and this region remains dry. This is called as orographic rainfall. ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि मानसून में देयर इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इट स्ट्राइक्स हिमालय, इट गिव्स रेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज असम. ओके एंड देन इट ब्रिंग्स फ्लड इन असम. ठीक है, दैट इज द मेन रीजन ओवर हियर. The next is Israeli coalition fast tracks bill to dissolve parliament. Now this is from foreign affairs. पहली बात तो ये देख लीजिए कि इजरायली पार्लियामेंट का एक स्पेशल नाम है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो है नेसेट. ओके, KNESSET, नेसेट. यहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्टली बेनेट. अब इजराइल में क्या है कि दैट इज़ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. Now what is proportional representation? Proportional representation में ये होता है कि the members who are elected, they are elected on the basis of the what the party, how much proportion of vote each party has got. Suppose there are three parties X, Y, Z. X को मिला 40% वोट, Y को मिला 30% वोट और Z को भी मिला 30% वोट. So in the Israeli parliament they will be getting the seats based on the proportion of vote they have received. Okay, 40 30 30, so 40% of the seat will go to party X, then to party Y, and then to party Z. That is called as proportional representation. India में जो है it is first past the post system. First past the post system. Okay, first past the post system में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होता है. ठीक है ना, तो हर एक द होल कंट्री विल बी डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सबसे ज़्यादा वोट पाया, भले वो 50% के इससे कम ही क्यों ना हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स हैज़ गॉट 40%, तो इट इज़ लेस देन 50%, बट देन ऑल्सो एक्स विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर. ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, ही हैज़ अनाउंस दैट ही विल बी फास्ट ट्रैकिंग अ बिल टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट. That is election. Now this will see fifth election in 3 years in Israel. Okay, so fifth elections in 3 years. Because of this only India has not adopted the proportional representation system but first past the post system. Second is, who is the foreign minister of Israel? So Yair Lapid, he was to become the prime minister, but now after the dissolving he will be the caretaker prime minister. Currently he is the foreign minister. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.